हेलो दोस्तों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है कि आप सभी बढ़िया होंगे। आज अपन बात करेंगे साथियों रीट 2026 के बारे में, जिसके अंदर से अपन देख रहे थे साथियों रिवीजन की श्रृंखला चला रखी थी। आईसीटी के बारे में बात करें तो साथियों लगभग अपन 200 एमसीक्यूज़ देख चुके थे साथियों। 100 एमसीक्यूज़ और आएंगे, जिसके साथ ही आपके जो 300 एमसीक्यूज़ हैं उन 300 एमसीक्यूज़ के अंदर से आपका कंप्लीट आईसीटी का रिवीजन हो जाएगा। उससे बाहर सवाल आने की संभावना न के बराबर रहेगी। वैसे ही श्रृंखला के अंदर से साथियों अपन राजस्थान का इतिहास देखेंगे, जिसके अंदर से साथियों 300 एमसीक्यूज़ देखेंगे। बात करें साथियों इन 300 एमसीक्यूज़ के अंदर से आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। इसमें से आपको देखने को मिलेगा राजस्थान का प्राचीन इतिहास, राजस्थान का मध्यकालीन इतिहास और राजस्थान का आधुनिक इतिहास। बोले तो राजस्थान की हिस्ट्री कंप्लीट आपका बढ़िया तरीके से रिवीजन करवा देगी मेरे भाई, ठीक है। और साथियों हमने इन 300 एमसीक्यूज़ को इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि आपका रिवीजन बढ़िया तरीके से हो सके साथियों, इस प्रकार से, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपन आज का पहला सवाल। पहला सवाल क्या दे रखा है मेरे भाई? सवाल दे रखा कि कालीबंगा सभ्यता स्थल की खोज अमलानंद घोष ने किस वर्ष में की थी? तो किस वर्ष में की थी मेरे भाई? याद रखना, अमलानंद घोष के द्वारा 1952 के अंदर से खोज की जाती है। कब की जाती है? 1952 के अंदर से खोज की जाती है, ठीक है। दूसरा बात करें 1956 के अंदर से साथियों, तो 1956 के अंदर से नाम आता है आरसी अग्रवाल का। क्या नाम आता है मेरे भाई? आरसी अग्रवाल का नाम आता है, ठीक है। आरसी अग्रवाल के द्वारा साथियों आहड़ सभ्यता की खोज की जाती है, ठीक है। आहड़ सभ्यता का उत्खनन करवाया जाता है, थोड़ा सा याद रख लेना, ठीक है। वहीं बात करें 1961, तो 1961 के अंदर से साथियों क्या जाता है, ये याद रखना, बीबी लाल और बी के थापर ने कालीबंगा में व्यापक उत्खनन करवाया था। व्यापक कार्य है ना वो प्रारंभ करवाया था, ये भी बोल सकते हैं अपन। तो यहाँ पर से लिख सकते हो साथियों ये कालीबंगा से संबंध आता है, कालीबंगा, ठीक है। और कालीबंगा के अंदर से कौन कौन से? एक का नाम आता है साथियों बीबी लाल, ठीक है। और दूसरे का नाम आता है मेरे भाई, क्या नाम आता है? बी के थापर। बी के थापर के द्वारा साथियों कालीबंगा में व्यापक उत्खनन कार्य प्रारंभ करवाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, दूसरा कौन सा सवाल दे रखा है? कालीबंगा से प्राप्त जूते हुए खेत के साक्ष्य की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? इसके बारे में अपने को बात करनी है। इसकी महत्वपूर्ण विशेषता बात करें तो साथियों यहाँ आड़ी बोले तो पूर्व पश्चिम और तिरछी उत्तर दक्षिण दोनों प्रकार की जुताई की जाती थी। तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर से सही रहेगा, ठीक है। और बात करें साथियों खेतों का संबंध आ गया तो दो फसल थी। कौन सी थी मेरे भाई? दो फसलों के ये लोग ज्ञाता हुआ करते थे, जिसमें से एक का तो नाम था गेहूं व दूसरे का नाम था जौ। थोड़ा सा याद रख लेना साथियों, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा कौन सा दे रखा है? 3 का सवाल दे रखा है कि कालीबंगा के नगर नियोजन और स्थापत्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है लाला। तो यहाँ पर से आपको 3 कथन दे रखे हैं, उन कथनों के बारे में बात करते हैं। देखो पहला, दूसरा और 3 कथन यहाँ पर से दिए गए हैं। पहला कथन बात करते हैं कि नगर है वो पूर्वी टीले पर था और दुर्ग था वो पश्चिमी टीले पर। दोनों ओर एक सुरक्षा की प्राचीर से घिरे हुआ करते थे, ठीक बात आती है। दूसरा बात करें, यहाँ प्रयुक्त कच्ची ईंटों का आकार 30-20-10 सेंटीमीटर था। बात यहाँ पर से गलत आती है लाला। कितना था? तो फिर इसके बारे में बात करें तो इनका जो आकार था मेरे भाई वो था 30x15x7.5 सेंटीमीटर था, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर से आती है। दूसरा बात करें, यहाँ से प्राप्त बेलनाकार मोहरों का संबंध मोसोपोटामिया या फिर इराक से माना जाता है। ये बात यहाँ पर से सही आती है। मतलब कि पहला और तीसरा आपके कथन यहाँ पर से सही आएंगे मेरे भाई। तो पहला और तीसरा ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर से सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा दे रखा है कि कालीबंगा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो साथियों कालीबंगा जो शब्द का शाब्दिक अर्थ बात करें तो साथियों काली चूड़ियाँ आएंगी, ठीक है। काली चूड़ियाँ इस प्रकार से आएंगी मेरे भाई कि जब कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन करवाया जाता है तो उस समय काले रंग की चूड़ियाँ भी वहाँ से प्राप्त हुई हैं, तो उनसे संबंध बताया जा सकता है। तो या फिर ये भी कह सकते हैं कि साथियों उस समय की जो महिलाएं थी वो उनको भी संजने संवरने का शौक हुआ करता था, इसलिए वो चूड़ियों का प्रयोग करती थी। तो साथियों यहाँ पर से काली रंग की चूड़ियाँ आपको देखने को मिलेगा इसका सही आंसर, ठीक है।
और साथियों उससे काली रंग की चूड़ियों से अपन ये भी अनुमान लगा सकते हैं कि उस समय भी क्या हुआ करते थे, ब्यूटी पार्लर हुआ करते थे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, 5 का सवाल दे रखा है। आहड़ सभ्यता को निम्नलिखित में से किस उपनाम से जाना जाता है जो यहाँ तांबे के उपकरणों की प्रचुरता के कारण पड़ा है, वो पूछा गया है साथियों। तो याद रखना मेरे भाई, ताम्रवती नगरी। क्या नाम आएगा? ताम्रवर्ती नगरी इसका नाम आपको देखने को मिलेगा। दूसरा बात करें साथियों धूलकोट, तो धूलकोट है साथियों 500 मीटर लंबे टीले के नीचे स्थित होने का इसका स्थानीय नाम धूलकोट पड़ा। दूसरा बात करें तो साथियों यहाँ पर से देखो एक बच जाता है, कौन सा? ये बनास संस्कृति वाला बच जाता है। तो बनास संस्कृति डॉक्टर H.D. सांखलिया ने बनास नदी घाटी के विकसित होने का इसका नाम दिया था, ये थोड़ा सा याद रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल दे रखा है 6 का। आहड़ से प्राप्त हुए वह विशिष्ट मर्द भांड कला जो बिना ऊपरी लेपन के केवल मिट्टी और चूने से बने थे और जिनका प्रयोग टूटे हुए घरों की मरम्मत में किया जाता था, क्या कहलाते थे? तो साथियों वो क्या कहलाते थे? याद रखना, वो कहलाते थे बिल्ला। क्या कराते थे? बिल्ला कहलाते थे। अब बात की जाए इनके बारे में, जैसे आहड़ में मकानों की छतों पर घास से बनाई गई ईंटों का प्रयोग किया जाता था और इन्हीं मिट्टी और चूने से बने हुए शिष्ट पटाकार या फिर बिल्ले से ढककर इनको पकाया जाता था, जिनका प्रयोग टूटे हुए मकानों की मरम्मत में किया जाता था। अब एक नाम आता है साथियों गोरे और बंकोटे। अनाज रखने के लिए मर्द भांड होते थे, उनको कहा जाता था गोरे और कोठे के नाम से भी आपको देखने को मिल सकता है। दूसरा बात करते हैं, देखो साथियों दूसरा कौन सा दे रखा है? कर्षणा लोहित मर्द भांड। तो साथियों लाल धरातल पर काली रंग की चित्रकारी वाले मर्द भांड भी यहाँ पर से मिले हैं। एक आता है साथियों, क्या नाम आता है? नाम आता है देखो उसका चाकलस नाम आता है। तो चाकलस साथियों क्या थे? ये आहड़ सभ्यता के बर्तनों के प्रकार आपको देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, दूसरा कौन सा दे रखा है? आहड़ सभ्यता के लोग निम्नलिखित में से किस धातु से परिचित नहीं थे? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना मेरे भाई, आराम से सवाल हो जाएगा। तो याद रखना मेरे भाई, आहड़ सभ्यता के लोग थे वो चांदी से परिचित नहीं थे। आहड़ सभ्यता के लोग साथियों तांबा हो गया, लोहा हो गया, टिन हो गया, सोने से परिचित थे, लेकिन उनको चांदी का कोई मालूम नहीं था। नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा कौन सा दे रखा? 8 का सवाल दे रखा है मेरे भाई, इसके बारे में अपने को बात करनी है। आहड़ सभ्यता के विषय में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। 3 कथन दे रखे हैं। पहला कथन बात करते हैं, आहड़ से प्राप्त नाम आता है बनासियन बुल वर्षभ की मिट्टी की मूर्तियां धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण मानी जाती हैं, बात सही है। दूसरा बात करें मेरे भाई, आहड़वासी भोजन बनाने के लिए चावल और जौ 2 प्रकार का प्रयोग करते थे। तो यहाँ पर से साथियों एक बात गलत आती है। गलत क्यों आती है मेरे भाई? आहड़वासी भोजन में चावल का उपयोग करते थे, जौ का नहीं करते थे। ठीक है, तो ये गलत आ जाता है। दूसरा बात करें, आहड़ के लोग शोषक प्रणाली बोले तो नलकूप का प्रयोग जल निकासी और पानी सोखने के लिए करते थे, ये बात यहाँ पर से सही आती है। पहला और तीसरा आपके कथन यहाँ पर से सही है। ठीक है, दूसरा गलत आ जाता है, तो पहला तीसरा ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, 9 का सवाल दे रखा है। 9 के सवाल के बारे में बात करें, गणेश्वर सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी जिसके कारण से ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा गया है? तो साथियों यहाँ से प्राप्त तांबे के उपकरणों में 99% शुद्ध तांबा था, इसीलिए इनको ताम्र सभ्यताओं की या फिर ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। ठीक है लाला, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, दूसरा कौन सा दे रखा है? गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो साथियों याद रखना, गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? ये कांतली नदी के किनारे स्थित आ जाती है। गणेश्वर सभ्यता साथियों सीकर जिले की नीमखादाना तहसील के अंदर से कांतली नदी के किनारे स्थित आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, दूसरा कौन सा दे रखा कि बेराट या फिर विराटनगर सभ्यता किस काल में सबसे प्राचीन अवशेषों से संबंधित है? तो याद रखना मेरे भाई, प्राग ऐतिहासिक युग, महाभारत काल और मौर्य काल सभी से संबंधित आपको देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी लगा देना। ठीक है,
अब कैसे संबंधित है उन्हीं के बारे में अपन थोड़ा सा बात करते हैं। बेराट में पाषाणकालीन उपकरणों से लेकर महाजनपद काल, बोले तो मत्स्य जनपद काल, साथ ही महाभारत काल, मौर्य कालीन जिसमें से अवशेष मिले हैं, अशोक के शिलालेख मठ मिले हैं, यहाँ पर से शिलालेखों के साथ में मठ भी मिले हैं, और मुगल कालीन अकबर के सिक्के ढालने का कारखाना तक के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसीलिए अपन बोल सकते हैं कि जो बेराट सभ्यता है वो प्राग ऐतिहासिक युग, महाभारत काल और मौर्य काल से संबंधित है। ठीक है लाला, नेक्स्ट बात करते हैं। दूसरा कौन सा दे रखा है, 12 का सवाल आपके पास में दिया गया है। 12 के सवाल के बारे में बात करें तो बेराट में किस शासक के 36 चांदी की मुद्राएं मिली हैं, जिसमें से 28 मुद्राएं भारतीय यूनानी इंडो ग्रीक शासकों की हैं। तो साथियों वो कौन सी आ जाती हैं, तो ये याद रखना साथियों, उसका जो नाम आता है वो आता है मिंडार। ठीक है, यहाँ पर से साथियों बेराट में 36 मुद्राएं प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 8 तो हैं क्या है साथियों, याद रखना, टोटल कितनी मिली हैं, 36 मिली हैं, जिसमें से 8 बात करें तो साथियों पंचमार्ग सिक्के मिले हैं, और 28 हैं साथियों भारतीय यूनानी शासकों की मुद्राएं मिली हैं साथियों। और साथ ही बात करें तो 16 मुद्राएं हैं वो यूनानी शासक मिंडार की आपको देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। दूसरा कौन सा दे रखा है, सवाल दे रखा है मेरे भाई 13 का, बालाथल सभ्यता से संबंधित आपको सवाल दिया गया है। बालाथल सभ्यता स्थल की उत्खनन 1993 में किसके निर्देशन में किया गया था। तो साथियों इसका जो सही आंसर रहेगा वो याद रखना, वो रहेगा वीएन मिश्र। बालाथल का उत्खनन कार्य 1993 में पूना विश्वविद्यालय के डॉक्टर वीएन मिश्र और उनकी टीम के द्वारा करवाया गया था। अब नाम आता है आरसी अग्रवाल का। तो आरसी अग्रवाल साथियों इनका संबंध है आहड़ सभ्यता से। किससे है, आहड़ सभ्यता से है। वहीं बात करें अमलानंद घोष का तो आपको कालीबंगा से इनका संबंध आपको देखने को मिलेगा, कालीबंगा से। और बीके थापर के बारे में बात करें तो साथियों इनका संबंध भी कालीबंगा से है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। दूसरा कौन सा दे रखा है, सवाल है बालाथल सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला बात करें मेरे भाई, पहला कथन क्या दे रखा है कि बालाथल में 11 कमरों वाला विशाल भवन प्राप्त हुआ है। ठीक बात है। दूसरा बात करें यहाँ से प्राप्त नलकूपों के अवशेष संभवतः जल निकासी की शोषक प्रणाली को दर्शाते हैं। यह बात यहाँ पर से साथियों देखो गलत आती है। गलत क्यों आती है साथियों, जो जल निकासी की जो पद्धति थी, नलकूप पद्धति के बारे में अपन बात करें तो साथियों किससे प्राप्त हुई है, ये आहड़ सभ्यता से प्राप्त हुई है, यहाँ से प्राप्त नहीं हुई है। बालाथल से साथियों क्या मिले हैं, देखो साथियों बालाथल से नलकूप के अवशेष मिले हैं, लेकिन इसका उल्लेख साथियों नलकूप पद्धति का विशिष्ट रूप से बात करें तो आपको कहाँ से देखने को मिलेगा, वो आपको आहड़ सभ्यता में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और बालाथल से साथियों लोहे के औजार और गलाने की भट्टियां मिली हैं, यहाँ पर से साथियों देखने को मिल जाता नलकूप पद्धति के अंदर से, लेकिन जल निकासी की कोई ऐसी जानकारी नहीं मिलती है। नेक्स्ट बात करें, यहाँ ताम्र पाषाण कालीन स्थल सिंधु घाटी सभ्यता के साथ जुड़ा प्रदर्शित करता, तो ये बात भी यहाँ पर से सही आती है साथियों। ठीक है, तो पहला और तीसरा आपके कथन सही है, ऑप्शन नंबर आपका बी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट कौन सा दे रखा है, 13 का हो गएगा, 14 15 का सवाल बात करते हैं। 15 का सवाल है, एक तरफ से आपको सूची 1 और सूची 2 के साथ में सम्मिलित करना है साथियों। प्राग ऐतिहासिक स्थल हैं और उनका संबंधित जिले दे रखे हैं। देखो साथियों जो टॉप 300 एमसीक्यूज मैंने रखे हैं ये आपके पूरे के पूरे इतिहास को बढ़िया तरीके से रिवीजन करवा देंगे मेरे भाई। ये अपन फिलहाल राइट की अपन क्या कर रहे हैं साथियों, रिवीजन श्रृंखला चला रखी है। उम्मीद होगी साथियों आपको क्लासेज और हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको सचमुच में हमारी क्लासेज के अंदर से मज़ा आ रहा है और आपका रिवीजन हो रहा है तो हमें मोटिवेशन के लिए साथियों आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब और थोड़ा सा हमें प्यार देना है साथियों। ठीक है, तो बात करें देखो साथियों प्राग ऐतिहासिक कालों के बारे में अपन बात हो रही है, तो यहाँ पर से गिलुंड कहाँ पर है, राजसमंद में आ जाती है। और यहाँ पर से साथियों ये आ जाती है आहड़ संस्कृति स्थल, तो कहाँ पर से आएगा, ये लो भाई। तिलवाड़ा बात करें साथियों बाड़मेर में है, लूणी नदी के किनारे है, तो ये लो भाई। बालाथल बात करें उदयपुर में है, वल्लभ नगर तहसील में है, पूछा जाता है। ठीक है, तो कौन सा आ गया, ये लो भाई। दूसरा बात करते हैं रंगमहल हनुमानगढ़ में है, प्राचीन सरस्वती नदी के तट पर स्थित आ जाती है, तो ये लो भाई। ठीक है, मिला दिए सारे के सारे, तो ये याद रखना यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा, ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। दूसरा कौन सा दे रखा है मेरे भाई, 16 का सवाल दे रखा है।
सवाल है कि राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्र बरदाई ने किस सिद्धांत का समर्थन किया है? तो साथियों, इन्होंने बताया है कि जो राजपूतों की उत्पत्ति हुई है तो वो अग्निकुंड से हुई है। अग्निकुंड से उत्पत्ति का सिद्धांत बताते हैं। ठीक है, दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, चंद्र बरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो में राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से बताई गई है, जब मुनि वशिष्ठ ने आबू पर्वत पर यज्ञ किया था। यह बात इसमें कही गई है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, ब्राह्मणों से उत्पत्ति के बारे में बात करें तो नाम आता है साथियों का, नाम दो नाम आते हैं, डॉक्टर DR भंडारकर और गोपीनाथ शर्मा। इन दोनों का समर्थन आपको देखने को मिलेगा। कौन कौन का है मेरे भाई? तो ये याद रखना, ये बहुत बार पूछा जाता है। डॉक्टर DR भंडारकर, ठीक है, और दूसरे का नाम आता है साथियों गोपीनाथ शर्मा। किसका नाम आता है? गोपीनाथ शर्मा का यहाँ पर से आता है। ठीक है, शर्मा का, ये देख लिया। आगे बात करें साथियों, ये दे रखा है कि वैदिक आर्यों की संतान, वैदिक आर्यों के संतान के बारे में अपन बात करें साथियों, ये कथन किसका है? डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा और सीवी वेद का है। ये भी थोड़ा सा याद रखना। कौन सा आता है? एक तो हीराचंद ओझा अपन लिख सकते हैं, हीराचंद ओझा का, और दूसरा बात करें साथियों, दूसरा कौन सा आता है? दूसरा यहाँ पर से लिख सकते हो सीवी वेद का। किसका आता है? सीवी वेद का जाता है। और विदेशी जातियों की संतान अगर बात करें तो साथियों ये कर्नल जेम्स टोड और विलियम क्रूक्स का कथन आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। दूसरा कौन सा दे रखा है? 17 का सवाल आपके पास में दे रखा है। सवाल है कि किस इतिहासकार के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति शक अथवा सीथियन जैसी विदेशी जातियों से हुई है? तो साथियों आपको मैंने थोड़ी देर पहले ही बता कर आया हूँ, दो लोगों का मत था, जिसमें से कर्नल जेम्स टोड और साथियों एक को नाम आता है, दूसरे का नाम अगर बात करें तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर आपका B सही रहेगा। दूसरे का था जाता है साथियों वो विलियम क्रूक्स आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। जैसे गौरीशंकर हीराचंद ओझा हैं, ये क्या बताते हैं साथियों? ये वैदिक आर्यों के संतान मानते हैं। डॉक्टर दशरथ शर्मा है साथियों, ये राजपूतों को ब्राह्मणों से के समर्थन में है। और सीवी वेद साथियों वैदिक आर्यों के संतान बताते हैं, ये थोड़ा सा याद रख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं, बिजोलिया अभिलेख के अनुसार शाकंभरी के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? शाकंभरी के चौहानों के बारे में बात करें तो याद रखना वो थे वासुदेव चौहान। अब बात करें बिजोलिया का शिलालेख है वो, इसमें से क्या बताया गया है? बिजोलिया के शिलालेख के अंदर से बात करें तो 1169 से लेकर 1170 के अनुसार चौहानों का जो संस्थापक माना जाता है वो वासुदेव चौहान माना जाता है। उसमें 551 ईस्वी में चौहान राज्य की स्थापना की थी और अहिछत्रपुर नागौर को अपनी राजधानी बनाया था। ये थोड़ा सा याद रख लेना। अब जैसे और नाम बात करते हैं, दुर्लभ राज प्रथम, तो ये साथियों दुर्लभ सागर कहलाए थे। दूसरा बात करें वाघपति राज प्रथम, तो साथियों ये इन्होंने महाराज की उपाधि धारण की थी। एक आता साथियों अजयराज, इन्होंने साथियों याद रखना ये अजमेरू नगर बसाया था। क्या बसाया था साथियों? अजय मेरू, बोले तो अभी वर्तमान में अजमेर है ना, उस नगर को बसाया था। ठीक है, थोड़ा सा याद रख लेना। और कब बसाया था? 1113 ईस्वी के अंदर से। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। दूसरा कौन सा दे रखा कि विग्रहराज चतुर्थ विशल देव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। 3 कथन दे रखे हैं लाला। पहला कथन बात करते हैं, देखो, विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली के तोमरों को पराजित कर दिल्ली पर अधिकार करने वाला पहला चौहान शासक बनने का गौरव प्राप्त किया। ठीक बात आती है। दूसरा बात करें, उसने हरि केली नाटक की रचना की जिसमें शिवाजी को चुनौती दी गई है। बात यहाँ पर से गलत आती है। गलत क्यों आती है? विग्रहराज चतुर्थ ने साथियों हरि केली नाटक की रचना संस्कृत भाषा में की थी, जिसमें से किरात और अर्जुन के बीच युद्ध का वर्णन है। इसमें से शिवाजी का कोई संबंध आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर से बात गलत आती है। ठीक है, दूसरा बात करते हैं मेरे भाई। दूसरा कौन सा दे रखा कि विग्रहराज के दरबार में सोमदेव जैसे कवि रहते थे जिन्हें ललित विग्रहराज नामक नाटक की रचना की थी। ठीक है, तो ये बात भी यहाँ पर से सही आती है। पहला और तीसरा आपके कथन सही है, ऑप्शन नंबर आपका C लगा दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। सवाल क्या दे रखा है मेरे भाई? किस चौहान शासक ने अजमेरू नगर बसाया था तथा इसे अपनी राजधानी बनाया था? तो याद रखना ये अजयराज के द्वारा बरसाया जाता है 1113 के अंदर से।
कब? 1113 के अंदर से। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना है। अब बात करें इन कथनों के बारे में तो सबसे पहला नाम आता है वासुदेव चौहान। चौहान वंश का संस्थापक इसको कहा जाता है। दूसरा बात करें, नाम आता है साथियों अर्णोराज। अर्णोराज के बारे में अपन थोड़ा सा बात करते हैं। देखो, अर्णोराज के द्वारा साथियों अजमेर में आनासागर झील और वराह मंदिर का निर्माण करवाया गया था। और विग्रह चतुर्थ के बारे में बात करें तो साथियों अजमेर को चौहानों के स्वर्ग युग में ले गया था। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं। सवाल दे रखा है 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने किस शासक को पराजित किया था? तो किसको किया था मेरे भाई? ये याद रखना, मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। ठीक, ये थोड़ा सा याद रखना। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर से दे रखा है जयचंद गढ़वाल। जयचंद गढ़वाल ने क्या किया था साथियों? तराइन का द्वितीय युद्ध में जो गोरी का साथ दिया था। दूसरा बात करते, नाम आता है राजा भीमदेव द्वितीय। राजा भीमदेव द्वितीय इसने क्या किया था साथियों? इसने पृथ्वीराज की सेना में एक भाग को पराजित किया था। ठीक है, और दूसरा बात करते हैं शाह कुतुबुद्दीन ऐबक। तो साथियों तराइन के द्वितीय युद्ध में 1192 के बाद गोरी के बाद ये भारत आता है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं। दूसरा कौन सा दे रखा है? तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 में पृथ्वीराज चौहान के पराजय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला बात करते हैं, पहला दे रखा है कि पृथ्वीराज का सामंतवादी प्रशासनिक ढांचा उसकी हार का मुख्य कारण था। यह बात यहाँ पर जो साथियों सही आता है। ठीक है, दूसरा बात करते हैं। दूसरा कौन सा दे रखा है कि डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार गोरी द्वारा छल पूर्वक आक्रमण करने का प्रमुख कारण था। ये बात भी सही आती है। दूसरा बात करें, मोहम्मद गोरी की सैनिक रणनीति भी हार का एक कारण बनी थी। ये बात भी सही है। तीनों के तीनों कथन यहाँ पर से सही है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, सवाल दे रखा है कि रणथंबोर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था जिसने पृथ्वीराज तृतीय के पुत्र के रूप में जाना जाता है? तो साथियों वो कौन था? गोविंदराज। कौन था? गोविंदराज आपका सही रहेगा। ठीक, अब इन चारों ऑप्शनों के बारे में बात करते हैं। जैसे वाघभट्ट कौन था मेरे भाई? ये वीर नारायण का उत्तराधिकारी था। ठीक है, और वीर नारायण ने क्या किया था मेरे भाई? इसने इल्तुतमिश से संघर्ष किया था। गोविंदराज आपको पता चल ही चुका है। एक आता साथियों, नाम आता है पहलादन। ये साथियों क्या था कि गोविंदराज का उत्तराधिकारी था, आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, नाम आता है कि जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 से 91 में किस दुर्ग को रणथंबोर दुर्ग की कुंजी कहा है? तो किसको कहा मेरे भाई? याद रखना, जाहिन दुर्ग को कहा है। ठीक है, अब बात करें, देखो साथियों जलालुद्दीन खिलजी ने 1290-91 में जाहिन दुर्ग पर आक्रमण करके उसे जीत लिया, जिसे रणथंबोर की कुंजी कहा जाता था। ठीक है साथियों, दूसरा बात करें मेरे भाई, दूसरा दे रखा है कि सिवाना दुर्ग। तो साथियों अलाउद्दीन खिलजी ने इसको जीता और जीतने के बाद में इसका नाम क्या कर दिया गया? खेराबाद कर दिया गया। खेराबाद नाम रखा। किसने रखा? एके के द्वारा रखा गया, बोले तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। दूसरा बात करें गागरोन दुर्ग, ये झालावाड़ में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, दूसरा कौन सा दे रखा है? यहाँ पर जो सवाल कौन सा है? ये आता है 25 का सवाल। 25 के सवाल के बारे में बात करें तो 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के दौरान रणथंबोर का पहला जल जौहर किसके नेतृत्व में हुआ था? बहुत बढ़िया सवाल है मेरे भाई, याद रखना। नाम आता है रानी रंग देवी। ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। 1301 की बात आती है लाडले। 1301 के अंदर से अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के दौरान हमीर देव चौहान की रानी रंगा देवी के नेतृत्व में जल जौहर हुआ था और ये राजस्थान का पहला जल जौहर था। ठीक है, दूसरा बात करें, नाम आता है साथियों यहाँ पर से कौन सा दे रखा है? रानी पद्मिनी। रानी पद्मिनी ने साथियों क्या किया था? चित्तौड़ में के जौहर किया था साथियों 1303 के अंदर से, आपको देखने को मिलेगा। रंग देवी अपने देख लिया। एक आता साथियों यहाँ पर से क्या नाम आता है? देवल देवी। देवल देवी ने क्या किया साथियों कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जालौर पर विजय के समय कानड़ देव की पत्नी थी ये। ठीक है, और नाम आता है साथियों, नाम किसका आता है? रानी कर्मवती। मेवाड़ के दूसरे शाखे से संबंधित है 1534 से। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। दूसरा दे रखा है मेरे भाई 26 का सवाल। सवाल क्या है? हमीर देव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के संघर्ष के दौर संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना लाला।
तो पहला कथन बात करें, हमीरदेव चौहान ने अपने यहाँ मुगल विद्रोही मोहम्मद शाह को शरण दी, उससे खिलजी नाराज हो गया। ये बात सही है। दूसरा बात करें, 1301 ईस्वी में आक्रमण के दौरान खिलजी की सेना का नेतृत्व उल्गू खां और नुसरत खान ने किया था। ये बात भी सही है। दूसरा बात करें, जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंबोर के किले के बारे में कहा था, मैं ऐसे 10 किलों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी महत्व नहीं देता। ये बात भी यहाँ पर से सही आती है। तीनों के तीनों कथन आपके यहाँ पर से सही है। ऑप्शन नंबर आपका डी लगा दो। ठीक है साथियों, नेक्स्ट बात करते हैं। दूसरा कौन सा दे रखा, 27 का सवाल है कि 1299 में रणथंबोर पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय हमीर की सेना का नेतृत्व किसने किया था। तो साथियों, दो सेनापति थे, नाम था एक का भीम सिंह था, भीम सिंह और धर्म सिंह, इनके द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। ठीक है लाला, नेक्स्ट बात करते हैं। देखो साथियों, नाम दे रखा है रतिपाल और रणमल। तो साथियों, रतिपाल और रणमल ने इन्होंने विश्वासघात किया और किले को खिलजी को सौंप दिया गया था। नेक्स्ट बात करें मेरे भाई, ये भीम सिंह और धर्म सिंह क्या थे मेरे भाई, ये याद रखना, ये भीम सिंह धर्म सिंह थे, ये हमीर के सेनापति थे। नेक्स्ट बात करते हैं, नुसरत खां और उल्गू खां, ये अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति थे। गोरा बादल बात करें तो साथियों, ये पद्मिनी के चाचा और भाई थे, चित्तौड़ से संबंधित आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा कौन सा दे रखा है, जालोर चौहान वंश का संस्थापक किसे माना जाता है, जिसने 1181 में नाडोल में सत्ता स्थापित की। तो किसने की मेरे भाई, याद रखना, कीर्तिपाल को माना जाता है। किसको माना जाता है, कीर्तिपाल को। कीर्तिपाल ने 1181 में नाडोल पाली में चौहान राज्य स्थापित किया और वह जालोर के अंदर से चौहान वंश का संस्थापक माना जाता है। कानड़ देव के बारे में बात करें, इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक और जिसने अलाउद्दीन खिलजी से संघर्ष किया था। एक आता साथियों सामंत सिंह, कानड़ देव का पुत्र था। दूसरा बात करते हैं कीर्तिपाल, जालोर चौहान बोले तो सोनगरा चौहान वंश का संस्थापक माना जाता है, ये आपने देख लिया। एक आता साथियों उदय सिंह, ये कौन था, सामंत सिंह का पुत्र था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। दूसरा कौन सा दे रखा है, 29 का सवाल। 29 का सवाल है कि कानड़देव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के बीच हुए संघर्ष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है मेरे भाई। साथियों, मैं दोबारा से बता देता हूं कि इस प्रकार से आपके सवाल बनाए गए हैं। अगर आप जो टॉप 300 वाली श्रृंखला अगर देख लेते हो तो आपकी जो रीट है उसके अंदर से आपकी एक सीट पक्का हो जाएगी। इस प्रकार से सवालों को डिज़ाइन किया गया है, रिवीजन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। इस प्रकार से मैंने इन सवालों को डिज़ाइन किया है कि साथियों आपका एक एक क्लास के अंदर से जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उनका रिवीजन हो जाए। ठीक है, आईसीटी के जाकर देख सकते हो। आईसीटी से पहले अपन देख सकते हैं। अगर आपको डेमो चाहिए, मैं प्रूफ कभी नहीं डालता, कभी भी शो ऑफ नहीं करता साथियों। मेरा काम है चुपचाप काम करना, कंटेंट आपको मिलता रहेगा, बढ़िया तरीके से काम करना। और दूसरी बात करें, मैं कभी भी कहानी नहीं पढ़ाता, सीधी सी बात आ जाती है मेरे भाई। कभी भी मैं आपको कोई स्टोरी नहीं बताता, बस मेरा काम होता है कि फटाफट आपका जल्दी जल्दी रिवीजन हो जाए, मैं उसी पे काम फोकस करता हूँ। अभी हाल ही के अंदर से वीडियो का एग्जाम हुआ, उसमें जाकर देख सकते हो। ठीक है, और उससे पहले 4th ग्रेड का हुआ, उसमें जाकर देख सकते हो साथियों। और उससे पहले अगर पटवार का हुआ उसमें भी जाकर देख सकते हो। ठीक है साथियों, एक जो जमादार की वैकेंसी आई हुई है उसके लिए भी अपन एक MCQs की श्रृंखला चलाने वाले हैं। उसकी क्लासेज भी आपको जल्दी मिलना स्टार्ट हो जाएंगे साथियों। उसको अपन क्या करेंगे, टॉपिक वाइज करने की कोशिश करेंगे साथियों। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। देखो साथियों क्या दे रखा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर विजय के बाद जालोर का नाम बदलकर मोमिनाबाद रखा। बात गलत आती है लाला, तो यहाँ पर से क्या आएगा साथियों, जलालाबाद आएगा। क्या नाम आएगा, जलालाबाद। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना है। देखो 2-3 नाम चेंज किए थे, मैं उन दोनों तीनों के बारे में अपन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अगर बात करें चित्तौड़ का जो किला था उसका जो नाम रखा गया था वो था खिजराबाद। क्या नाम रखा गया था, खिजराबाद रखा गया था। एक था साथियों सिवाना को जब जीता उसका नाम क्या रखा गया था, तो याद रखना उसका नाम रखा गया था खीराबाद। क्या रखा गया था, खीराबाद रखा गया था। पहला, दूसरा और तीसरा अपने देख लिया मेरे भाई। यहाँ पर से कौन सा था, जालोर का था। जालोर का क्या रखा गया मेरे भाई, जलालाबाद रखा गया। क्या रखा गया, जलालाबाद नाम रखा गया। दोनों तीनों नाम थोड़ा सा याद रख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं कि कानड़देव के शासनकाल में ही अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने सिवाना दुर्ग पर अधिकार कर लिया था।
ये बात सही आती है साथियों कि 1308 का समय आता है। 1308 के अंदर से क्या होता है, देखो मेरे भाई, 1308 में अलाउद्दीन खिलजी ने सिवानादुर्ग पर अधिकार किया और उसका नाम खैराबाद रखा गया था। ठीक, और उस समय जालोर पर कानड़ देव का शासन था। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, दूसरा कौन सा दे रखा है कि कानड़ देव के पुत्र वीरम देव ने खिलजी की पुत्री फिरोजा से विवाह करने से इनकार कर दिया गया था। एक दूसरे से प्रेम हो जाता है लेकिन साथियों में ये लड़का विवाह करने से मना कर देता है। फिरोजा और वीरमदेव की प्रेम कहानी और वीरमदेव द्वारा शादी से इनकार करने का उल्लेख भी मिलता है। बात सही है मेरे भाई। तो यहाँ पर जो सही सही कथन है उनके बारे में बात करनी है। सही कथन कौन सा आएगा, एक तो दूसरा है, एक तीसरा, दूसरा तीसरा ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। सवाल दे रखा है, सिरोही के किस शासक ने 1527 में खानवा के युद्ध में राणा सांगा की सहायता की थी। तो राणा सांगा की सहायता किसने की थी मेरे भाई, याद रखना अक्खेराज देवड़ा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। सिरोही का शासक था अक्खेराज देवड़ा ने 1527 के अंदर से साथियों खानवा के युद्ध में राणा सांगा का साथ दिया था। दूसरा बात करते हैं, नाम आता साथियों सुल्तान, ये अकबर के समकालीन था। दूसरा बात करें साथियों, नाम आता है शिवभान, ये राव लुम्बा का पुत्र और उत्तराधिकारी था। दूसरा बात करें जगमाल, कौन था मेरे भाई, राव लुम्बा के उत्तराधिकारी थे। नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा कौन सा दे रखा है, 31 का सवाल दे रखा है। सवाल है, बूंदी में तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किस हाड़ा शासक ने करवाया था। किस हाड़ा शासक ने करवाया था, तो याद रखना बरसिंह हाड़ा के द्वारा करवाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही रहेगा। पर 1354 की बात आती है, 1354 के अंदर से साथियों बूंदी में तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। ठीक है, दूसरा बात करें, नाम आता देवी सिंह हाड़ा। देवी सिंह हाड़ा कौन था मेरे भाई, ये था बूंदी राज्य का संस्थापक, या फिर बोल सकते हो बूंदी राज्य का संस्थापक था। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रख लेना, संस्थापक ये देख लिया। दूसरा बात करते हैं राव भान सिंह। तो राव भान सिंह साथियों औरंगजेब के दक्षिण अभियान में भाग लिया था। सुरजनहाड़ा बात करें तो साथियों अकबर की अधीनता स्वीकार की थी, ये भी थोड़ा सा याद रख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा कौन सा दे रखा है मेरे भाई, बूंदी का कौन सा शासक मुगल उत्तराधिकार संघर्ष के दौरान 1658 में धर्मत के युद्ध में मारा गया था। तो कौन मारा गया था मेरे भाई, राव शत्रुसाल मारा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा। ठीक है, अब बात करें जैसे राव शत्रुसाल ने 1658 में मुगल उत्तराधिकार युद्ध में, जिसमें धर्मत का युद्ध था, में दारा सिखों की ओर से युद्ध किया और वह मारा जाता है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, दूसरा कौन आता है राव भाव सिंह, ये कौन था साथी, औरंगजेब का समकालीन था। दूसरा बात करें, नाम आता है राव अनिरुद्ध, इन्होंने रानी जी की बावड़ी का निर्माण करवाया। कौन सा मेरे भाई, नाम याद रखना रानी जी की बावड़ी, रानी जी की बावड़ी का निर्माण करवाया। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नाम आता है राव बुद्ध सिंह। 1707 की बात आती है साथियों, 1707 में उत्तराधिकारी संघर्ष में बहादुर शाह के साथ थे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, 33 का सवाल दे रखा है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, सूची 1 और सूची 2 का आपको सम्मिलित करना है। एक तरफ आपको हाड़ौती के शासक दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनकी उपाधियां दे रखी हैं। सबसे पहले बात करें मेरे भाई, नाम आता है राव रतन सिंह। राव रतन सिंह का जो शासनकाल था वो 1607 से लेकर 1631 के मध्य था, और इनको साथियों जहांगीर ने सर बुलंद राय की उपाधि दी थी। तो ये आपको यहाँ पर से याद रखना है, किसने दी थी वो भी थोड़ा सा याद रखना है मेरे भाई। किसके द्वारा दी गई थी, जहांगीर के द्वारा दी गई थी। दूसरा बात करते हैं राव शत्रुसाल। राव शत्रुसाल साथियों 1658 के अंदर से इनकी मृत्यु हो जाती है, धर्मत के युद्ध में इनकी मृत्यु हुई थी। ये लो भाई। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, नाम दे रखा है राव सुरजनहाड़ा। राव सुरजनहाड़ा के बारे में अपन थोड़ा सा बात करते हैं। देखो, राव सुरजनहाड़ा के द्वारा यहाँ पर से बूंदी में रंगमहल का निर्माण करवाया जाता है। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रख लेना। दूसरा बात करते देखो साथियों, राव बुद्ध सिंह के द्वारा नेह तरंग ग्रंथ की रचना की गई थी। ये यहाँ पर से याद रखना। राव बुद्ध सिंह का जो शासनकाल था वो 1695 से लेकर 1730 तक था। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना यहाँ पर से।
तो यहाँ पर से सही आंसर कौन सा रहेगा मेरे भाई? तो यहाँ पर से ए में तीसरा रखा है, बी में दूसरा है, सी में पहला है, डी में चौथा, ऑप्शन नंबर आपका ए लगा दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, सवाल दे रखा है देखो कोटा के बारे में। कोटा राज्य का संस्थापक स्वतंत्र शासक किसे माना जाता है जिसने 1631 में कोटा को मुगलों के अधीन स्वतंत्र रूप से शासित किया था? तो वो याद रखना है मेरे भाई, यहाँ पर जो सही रहेगा वो रहेगा राव राम सिंह। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा। इसको थोड़ा सा चेंज करना मेरे भाई, राव राम सिंह नहीं आएगा। राव राम सिंह साथियों ये आपको अलग देखने को मिलेंगे, लेकिन इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा राव माधो सिंह आएगा। माधो सिंह साथियों राव रतन सिंह के पुत्र थे, ये थोड़ा सा याद रखना, जिनके द्वारा 1631 के अंदर से शाहजहाँ के कहने पर कोटा का स्वतंत्र शासक बनना स्वीकार किया। उन्होंने कोटा का प्रथम शासक संस्थापक माना जाता है, ये थोड़ा सा याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, दूसरा कौन सा दे रखा है? दूसरा कथन दे रखा है कि 1734 में हुड्डा सम्मेलन में कोटा राज्य का प्रतिनिधित्व किसने किया था? इनके बारे में बात करते हैं तो साथियों याद रखना महाराव दुर्जन साल के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा। अब होता क्या मेरे भाई, मराठों के विरुद्ध जो आयोजित होता है हुड्डा सम्मेलन 1734 के अंदर से, कब होता है? 1734 में होता है, और कोटा की तरफ से प्रतिनिधित्व करते हैं महाराव दुर्जन साल ने किया था। ठीक है, थोड़ा सा याद रखना मेरे भाई। और दूसरा नाम आता है महाराव भीम सिंह साथियों, इन्होंने औरंगजेब को ने माही मरातीब की उपाधि दी थी। कौन सी उपाधि थी मेरे भाई? नाम याद रखना, माही नाम आता है उसका, माही मरातीब, ये उपाधि इनके द्वारा इनको दी गई थी। किसके द्वारा देते हैं? ये औरंगजेब देता है इसको। कौन देता है? औरंगजेब देता है मेरे भाई। ठीक है, औरंगजेब के द्वारा दी जाती है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, नाम आता है राव माधो सिंह, कोटा के संस्थापक माने जाते हैं। राव उमेद सिंह साथियों कोटा में मराठों के हस्तक्षेप के कारण झालापाटन में इनको शरण ली थी इन्होंने। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे पास, सवाल दे रखा है 36 का, कछवा वंश के प्रथम राजधानी कौन सी थी जिन्हें दूल्हे राय ने बड़गुजरों को हराकर स्थापित किया था? तो वो याद रखना मेरे भाई, वो कौन सी थी? वो दौसा थी। कछवा वंश ने प्रारंभ में दौसा में मीणाओं के सामंतों को प्रशासन किया, और दूल्हे राय ने साथियों की 1137 का समय आता है, 1137 में बड़गुजरों को हराकर दौसा को अपनी पहली राजधानी बनाया था। बाद में उसने जमाराम कोटगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था, ये थोड़ा सा याद रखना है। अब दो चारों के नाम बारे में और देख लेते हैं। जैसे जयपुर आ गया, तो जयपुर सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा 1727 के अंदर से स्थापित होता है, ये थोड़ा सा याद रखना मेरे भाई। कौन करता है इसका स्थापना? तो ये याद रखना, यहाँ पर से नाम आता है सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह करते हैं मेरे भाई। सवाई जयसिंह सेकंड है, कब करते हैं? ये 1727 में करते हैं। ठीक है, दूसरा बात करते हैं, आपने दौसा देख लिया, अब बात करते हैं आमेर के बारे में। तो आमेर के बारे में बात करें तो साथियों आमेर के अंदर से क्या होता है कि नाम आता है कोकिल देव। क्या नाम आता है मेरे भाई? नाम आता है कोकिल देव। कोकिल देव ने साथियों 1207 के अंदर से मीणाओं को हराकर यहाँ पर से इनको बनाया था आमेर को। एक आता साथियों जमारामगढ़, यहाँ पर से बात करें तो साथियों दूल्हे राय ने मीणाओं को हराकर यह बनाया था। ठीक, ये थोड़ा सा याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं, दे रखा 37 का सवाल। सवाल है कि 1562 में अकबर ने किस राजपूत शासक को पंचम हजारी मनसब और अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी? ये थोड़ा सा याद रखना कि 5000 मनसब मिला और अमीर उल उमरा की उपाधि अकबर के द्वारा दी जाती है 1562 को, और किस राजपूत शासक को दी जाती है? तो ये याद रखना या साथियों, ये मिलती है बहारमल को मिलती है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। अब जैसे मान सिंह का नाम आ जाए तो साथियों मान सिंह को कितने हज़ार का मनसब था मेरे भाई? तो ये भी थोड़ा सा याद रखना, इसको था 7000 का मनसब। ठीक है, इनको 7000 का मनसब प्राप्त था। दूसरा बात करें मेरे भाई भगवंत दास, तो साथियों मान सिंह के पिता थे, इन्हें अमीर उल उमरा की उपाधि यहाँ पर से देखने को मिल जाती है। और साथियों एक आता है सवाई जयसिंह, तो साथियों इनके द्वारा सवाई की इनको उपाधि मिलती है। कौन सी मिलती है? सवाई की उपाधि मिलती है, और कौन देता है? औरंगजेब देता है मेरे भाई। कौन देता है? औरंगजेब के द्वारा दी जाती है, थोड़ा सा याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं, अकबर ने मान सिंह को निम्नलिखित में से किस प्रांत का सूबेदार नियुक्त नहीं किया?
क्वेश्चन पढ़ना मेरे भाई तो थोड़ा सा याद रखना, क्वेश्चन पढ़ते ही सवाल सही रह जाएगा। तो किस प्रांत का सूबेदार नियुक्त नहीं किया था मेरे भाई, तो याद रखना गुजरात का नहीं किया था। मानसिंह को साथियों अकबर ने क्या किया, अकबर ने काबुल के अंदर से, काबुल बिहार, 2-3 क्रम है उनका सूबेदार नियुक्त किया था। तो सबसे पहला नाम आता है काबुल, ठीक है। काबुल का कब किया, 1581 में नियुक्त किया गया। वहीं बात करें साथियों बिहार का कभी नियुक्त किया गया, तो बिहार का किया गया था 1587 में नियुक्त किया गया। वहीं बात करें बंगाल का, बंगाल का सूबेदार कब नियुक्त किया गया, 1594 में नियुक्त किया गया था, ठीक। लेकिन गुजरात का नहीं किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, दूसरा कौन सा सवाल दे रखा है, 39 का सवाल दे रखा है। साथियों मजा आ रहा ना आपको रिवीजन करने में, सवाल ऐसे से लाए गए हैं कि आपका बढ़िया तरीके से रिवीजन आ जाए, 100% आपको मास्टर बनना अभी की बार, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, देखो साथियों सवाल दे रखा है, मिर्जा राजा जयसिंह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और सत्य कथन आपको बताना है। सबसे पहले बात करें मेरे भाई, देखो सवाल है कि वह लगातार 3 मुगल बादशाह जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की सेवा में रहा। ये मिर्जा राजा जयसिंह के बारे में बात हो रही है। तो साथियों देखो ये बात यहाँ पर से गलत आती है। गलत क्यों आती है मेरे भाई, जयसिंह ने जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की सेवा की। किस किस की मेरे भाई, याद रखना यहाँ पर से तीनों मुगल शासकों के अंदर सेवा में रहा। ये बात यहाँ पर से गलत आती है। क्योंकि गलत क्यों आती है, देखो मेरे भाई इसके बारे में बात करें, क्योंकि वो 4 बादशाहों के शासक का उदाहरण आपको देखने को मिल जाता है। कैसे कैसे मिलेगा उन्हीं के बारे में बात करें तो मिर्जा राजा जयसिंह ने क्या किया कि 1621 में इनका राज्याभिषेक किया गया और साथियों 1667 के अंदर इनकी मृत्यु हो जाती है। इन्होंने साथियों पहला तो नाम आता है जहांगीर का, जिसका 1605 से 1627 का काल था। शाहजहां का आता है मेरे भाई 1627 से 1658। फिर औरंगजेब का आता है, औरंगजेब का 1658 से 1707 तक की सेवा की। एक बात और याद रखना मेरे भाई, तो साथियों इसको अपन सही मान सकते हैं। दूसरा बात करें 1665 में पुरंदर की संधि शिवाजी और जयसिंह के बीच हुई, जिसमें शिवाजी ने 35 में से 23 किले मुगलों को सौंपे थे। बात एकदम सही आती है मेरे भाई, ये बात भी सही है। दूसरा बात करें, उसने अपने दरबारी कवि बिहारी को आश्रय दिया, जिसने बिहारी सतसई नामक ग्रंथ की रचना की। यह बात भी यहाँ पर से सही आती है साथियों। पहला, दूसरा, तीसरा ऑप्शन सही लगा दो। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर से सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाई जयसिंह को सवाई की उपाधि किस मुगल सम्राट ने प्रदान की थी, तो याद रखना औरंगजेब के द्वारा प्रदान की जाती है। किसके द्वारा प्रदान की जाती है, औरंगजेब के द्वारा प्रदान की जाती है। औरंगजेब ने साथियों सवाई जयसिंह को उसकी वीरता और वाकपटुता से प्रभावित होकर सवाई की उपाधि प्रदान की थी। दूसरा बात करें मेरे भाई, नाम आता है बहादुर शाह प्रथम का। बहादुर शाह प्रथम ने साथियों 1707 में जयसिंह को हराकर उसके भाई विजय सिंह को राजा बनाया, ठीक है। और दूसरा बात करें मोहम्मद शाह, साथियों इसने क्या किया साथियों, जयसिंह को राज राजेश्वर श्री राजाधिराज सवाई की उपाधि दी थी। ये भी थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर से कौन सी उपाधि आ जाती है, याद रखना यहाँ पर से नाम आता है राज राजेश्वर, क्या नाम आता है, राज राजेश्वर श्री राजा धीराज सवाई की उपाधि दी थी। किसके द्वारा दी जाती है, मोहम्मद शाह के द्वारा दी जाती है, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे पास, सवाल दे रखा है 41 का। सवाल है कि 1734 में हुडा सम्मेलन का आयोजन किस रियासत में किया गया। किस में किया गया मेरे भाई, याद रखना मेवाड़ के अंदर से क्या आता है, भीलवाड़ा में। ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। क्यों किया गया था मेरे भाई, तो ये याद रखना कि मराठाओं के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए 17 जुलाई 1734 में मेवाड़ के शासक नाम आता है महाराणा जगत सिंह द्वितीय की अध्यक्षता में हुडा सम्मेलन होता है भीलवाड़ा के अंदर से, जो मेवाड़ क्षेत्र में पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें मेरे भाई, यहाँ पर से जोधपुर की तरफ से अभय सिंह यहाँ के शासक थे जो शामिल हुए थे। दूसरा बात करें मेवाड़ भीलवाड़ा में यहाँ में सम्मेलन हुआ था। और जयपुर की तरफ से बात करें तो साथियों सवाई जयसिंह इस सम्मेलन में आयोजक थे। कोटा में बात करें तो साथियों दुर्जन साल यहाँ के शासक हुआ करते थे। नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा कौन सा दे रखा है, 42 का सवाल। सवाई जयसिंह ने 1727 में जयपुर की स्थापना के लिए किस वास्तुकार को नियुक्त किया, उसका नाम आपसे पूछा गया। तो याद रखना उसका नाम आता है विद्याधर भट्टाचार्य। ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा। अब इन सारे चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं। देखो साथियों
यहाँ पर से होता है क्या कि कछवा राजवंश के शासक नाम आता है सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह ने 1727 के अंदर से विद्याधर भट्टाचार्य के सलाह के ऊपर जयपुर नगर बसाया था और आमेर को नई राजधानी बनाया था। ठीक है। दूसरा बात करें मेरे भाई, सवाल दे रखा कि विद्याधर भट्टाचार्य, जयपुर के बारे में अपने देख लिया साथियों, तो यहाँ पर से कौन सा था वास्तुकार पूछा गया है। एक आता साथियों राजवल्लभ मित्तर, ये साथियों जयपुर के संस्थापक के दरबार में थे। दूसरा बात करते हैं, नाम आता है पुंडरिक रत्नाकर, तो सवाई जयसिंह दरबार के ये ज्योतिषी थे। क्या थे मेरे भाई, ये ज्योतिषी थे इसके। ठीक है। दूसरा बात करते हैं मंडन मिश्र, तो ये साथियों राणा कुंभा का थे। तो किसका था, राणा कुंभा का वास्तुकार था। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, सवाल दे रखा है 43 का सवाल, कछवा शासक और संबंधित घटना आपको सम्मिलित करनी है। शासक दे रखे हैं, संबंधित घटना दे रखी है। पहला बात करते हैं सवाई जयसिंह, इन्होंने रणथंभौर के किले पर आक्रमण किया और मिर्जा राजा जयसिंह के समय रार टोंग बांडी नदी के युद्ध का उल्लेख आपको देखने को मिलेगा, तो ये इसमें मिला दो। दूसरा बात करते हैं ईश्वरी सिंह ने साथियों मराठाओं के भय से 1750 में आत्महत्या कर ली थी। तो यहाँ पर से साथियों कौन सा आएगा, ये आएगा। और कब कर ली गई थी मेरे भाई, ये 1750 में कर ली गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं सवाई प्रताप सिंह साथियों बात करें तो देखो साथियों इन्होंने मराठाओं के विरुद्ध तुंगा के युद्ध किया था। तुंगा का युद्ध लड़ा गया था, तो यह कब लड़ा गया था, 1787 में लड़ा गया था। नेक्स्ट बात करते हैं सवाई माधो सिंह प्रथम, इन्होंने 1761 में मराठाओं के विरुद्ध मानपुर का युद्ध में या फिर बंटवाड़ा का युद्ध जीता था। ये भी थोड़ा सा याद रखना। इसका एक और नाम आता है साथियों, क्या नाम आता है, बंटवाड़ा का युद्ध आता है, इसका नाम आता है, थोड़ा सा याद रख लेना। तो यहाँ पर से जो सही कथन रहेगा ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल दे रखा है मेरे भाई 44 का। 44 के सवाल के बारे में बात करें तो मेवाड़ में गुहिल वंश का संस्थापक गुहिल था, उसका मूल नाम क्या था। तो उसका मूल नाम क्या था मेरे भाई, याद रखना, उसका नाम था शीलादित्य। गुहिल वंश का नामकरण इसके संस्थापक प्रतापी शासक गुहिल के नाम पर हुआ है और शीलादित्य के पिता गुहिल थे, थोड़ा सा याद रखना है। इसको थोड़ा सा चेंज कर लेना मेरे भाई, ये ऑप्शन नंबर आपका बप्पा रावल रहने वाला है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, दूसरा कौन सा दे रखा है, किस इतिहासकार ने बप्पा रावल की तुलना स्पेन के सेनापति चार्ल्स मार्टेल से की थी। तो किससे की थी मेरे भाई, याद रखना, उसका नाम आता है सीविवेद के द्वारा की जाती है। अब बात करें देखो साथियों, इतिहासकार आता है सीविवेद ने बप्पा रावल की तुलना फ्रांस के सेनापति थे, नाम आता है उसका चार्ल्स मार्टेल से की थी, जिसने मुस्लिम सेनाओं को सर्वप्रथम पराजित किया था। दूसरा बात करते हैं कर्नल जेम्स टोड है साथियों, तो गुहिलों को सूर्यवंशी मानते हैं। डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा बप्पा रावल को वास्तविक संस्थापक मानते हैं। दूसरा बात करते हैं सीविवेद साथियों, इसने भी यहाँ पर तो देख लिया आपने ना, एक नाम आता है साथियों डॉक्टर DR भंडारकर, गुहिलों को ब्राह्मणों की उत्पत्ति का सिद्धांत मानते हैं, इनका एक कथन था। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई 46 का सवाल दे रखा है, मेवाड़ के किस शासक के शासनकाल में डॉक्टर दशरथ शर्मा ने मेवाड़ के इतिहास का स्वर्णकाल कहा है। तो किसको कहा मेरे भाई, तो याद रखना, उसका जो सही कथन रहेगा वो रहेगा जैतर सिंह का जो शासनकाल था वो 1213 से लेकर 1253 तक था। ठीक है। और इनके काल को डॉक्टर दशरथ शर्मा ने मेवाड़ के इतिहास का स्वर्णकाल भी बताया गया है। राणा हमीर बात करें तो साथियों सिसोदिया शाखा से संस्थापक माने जाते हैं। एक बात करें मेरे भाई, नाम आता है यहाँ पर से किसका, राणा हमीर अपने देख लिया। राणा कुंभा के बारे में बात करते हैं तो ये भी आपने देख लिया। दूसरा बात करें राणा कुंभा साथियों, यहाँ पर से कौन सा दे रखा, राणा कुंभा के साथ में दूसरा नाम आता रखा राणा सांगा, युद्धों के कारण प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई 47 का सवाल आपके पास में दे रखा है, मेवाड़ के गुहिल वंश की रावल शाखा के अंतिम शासक कौन था। तो कौन था मेरे भाई, रावल रतन सिंह, ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा कौन सा दे रखा कि 1303 में अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ पर आक्रमण के दौरान उसके साथ कौन सा इतिहासकार मौजूद था। तो कौन सा था मेरे भाई, अमीर खुसरो था। कौन सा था, अमीर खुसरो था। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 के अंदर से चित्तौड़ पर अभियान के दौरान उसके साथ में इतिहासकार था, वो कौन था, अमीर खुसरो था मेरे भाई। दूसरा बात करें तो देखो जियाउद्दीन बर्नी, ये साथियों दिल्ली सल्तनत का दरबारी इतिहासकार था। अमीर खुसरो बात करें आपको मैंने बता दिया साथियों। एक नाम आता साथियों इब्न बतूता, ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था।
एक आता है साथियों मलिक मोहम्मद जायसी, इसके द्वारा साथियों के ग्रंथ की रचना की जाती है, नाम आता है पद्मावत, 1540 में इसकी रचना होती है। ठीक है, उसकी जो नाम याद रखना पद्मावत। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई 49 का सवाल दे रखा है 49 का, संस्थापक और एक तरफ आपको राजवंश दे रखे हैं। एक तरफ बात करें देखो साथियों आमेर के चौहान, आमेर का जो चौहान राजवंश का संस्थापक कौन माने जाते हैं, तो याद रखना नाम आता है वासुदेव चौहान। सॉरी अजमेर के चौहान है, आमेर के नहीं, अजमेर के चौहान आएगा, वासुदेव चौहान आ गया। दूसरा बात करते हैं रणथंबोर के चौहान, तो गोविंदराज यहाँ पे आ जाता है। मारवाड़ के चौहान बात करें तो साथियों यहाँ पर से कौन आएगा, यहाँ पर से देखो वो आ जाता है राव मालदेव आ जाता है। ये कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा राव सिंहा भी मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दूसरा दरखा के जालोर के चौहान, तो कीर्तिपाल आपको देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ में आपका जो कथन रहेगा साथियों वो कौन सा रहने वाला है, ए रहने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं मेवाड़ में गुहिल वंश की राणा बोले तो सिसोदिया शाखा का संस्थापक कौन था, जिसने विषम घाटी पंचानन भी कहा जाता है, तो कौन था मेरे भाई, विषम घाटी पंचानन के बारे में बात करें तो नाम आता है राणा हमीर। क्या नाम आता है, राणा हमीर। चित्तौड़ विजय के उपरांत 1326 के अंदर से राणा हमीर ने मेवाड़ पर अधिकार किया और सिसोदिया शाखा की नींव डाली, उसे विषम घाटी पंचानन भी कहा जाता है। ठीक है, राणा कुंभा के बारे में बात करें तो साथियों मेवाड़ का महान शासक था और राणा लाखा साथियों हमीर का उत्तराधिकारी था, और राणा मोकल बात करें तो साथियों राणा लाखा का पुत्र था। ये आपको यहाँ पर से देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, और आगे बात करते हैं तो साथियों आज के लिए अपन यही बात करते हैं, इतने ही क्वेश्चन अपन चर्चा करते हैं क्योंकि थोड़ा समय ज़्यादा हो चुका है। आगे के जो क्वेश्चन बचे हैं आपके उसकी चर्चा अपन नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं साथियों, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा, आपका बढ़िया तरीके से रिविज़न हुआ होगा। ठीक है, तो इसकी जो PDF फाइल है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मेरे भाई। और बात करें तो साथियों अपन रीट L1 और L2 दोनों के बारे में अपन चर्चा करेंगे मेरे भाई। जब भी अपने ICT अपन देख चुके हैं, ICT के 100 क्वेश्चन बचे हैं, उसकी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। ठीक है, और अभी अपन हिस्ट्री कर रहे हैं, हिस्ट्री करने के बाद में अपन क्या करेंगे, ज्योग्राफी करेंगे। और L1 और L2 वाले हैं साथियों, ये बढ़िया तरीके से आप रिवीजन कर लेना, इससे बढ़िया रिवीजन आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। शायद कहीं भी प्लेटफॉर्म पर जाकर देख लेना साथियों, एकदम बढ़िया कंटेंट से आपको मैं बढ़िया रिवीजन करा रहा हूँ, मैं अपना बेस्ट देने का प्रयास कर रहा हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों अपन नेक्स्ट वीडियो में।